नमस्कार साथियों। आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक और पोएम का एनालिसिस, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसकी समरी को देखने वाले हैं। तो ये इंटरमीडिएट के पोएम नंबर जो 8th है, स्नैक। स्नैक चैप्टर का बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ये एक चैप्टर है स्नैक, वो किस तरीके का चैप्टर है, इसका थीम क्या है और इसके लिखने के पीछे बिहाइंड क्या मैसेज है। तो ये जो पोएम है, इसको कंपोज किया है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस का फुल नेम जो है वो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। तो इसको कह सकते हैं ये कि सोलल स्टिंजा का पोएम है और इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम। इट हैज़ नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिदम, यानी इसमें कोई भी रिदम नहीं मिलता है जैसे कि हर कविता में या बहुत सारी कविताओं में मैचिंग होता है लाइन का, हिंड का। लेकिन थोड़ी बहुत इसमें रिदम हमको देखने को मिल सकता है, जैसे कि ट्री, ही, मी और वेटिंग, स्मोकिंग, इस तरीके से कुछ मिलाने की कोशिश की है डी एच लॉरेंस ने। ये चैप्टर है स्नैक। स्नैक से हम लोग समझते हैं कि इसमें जो पोएट है वो क्या कहने की कोशिश किए होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा माइंड क्या कहता है, जब हम लोग किसी स्नैक को अगर देख लेते हैं किसी भी टाइम पे, तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि जैसे इसे मार देना चाहिए। तो जनरली स्नैक को जो ह्यूमन बीइंग है उसने एक नेगेटिव तौर पे लिया है, तो और उससे डरा रहता है और यानी दिखता है कभी भी तो उसे मार देना चाहता है। तो डी एच लॉरेंस जो कहते हैं कि दिस इज अ मोस्ट अनजस्ट वे टू ट्रीट विद एन एनी एनिमल और विद लाइक स्नैक। तो वो स्नैक कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कितना स्वार्थी है कि अपने प्रेजेंस के लिए और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी अन्य जो नेचर ने बनाया है क्रिएचर, उसको वैल्यू नहीं देता है जो प्रिमिटिव है। अन्य जीवों को भी हमें वैल्यू देने की ज़रूरत है। डी एच लॉरेंस सीज, वो देखते हैं कि जो नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स है इसके बीच जो है एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है जो गॉड ने क्रिएट की है। तो हमें इसके बीच रहना चाहिए और वी शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑल्सो द रूल ऑफ नेचर एंड अदर क्रिएचर। सो वो क्या करते हैं इस पोएम के द्वारा कि दोनों के बीच में जो कंट्रास्ट है ह्यूमन बीइंग और जो नेचर है उसके बीच, तो ये दिखाते हैं कि जो आज मानो ज्ञानी तो हो गया है लेकिन कितनी मॉरलिटी है इसमें। तो ये एक प्रकार का बहुत ही क्रिटिकल पोएम है। तो हम लोग सबसे पहले इस पोएम को देखने से पहले सबसे पहले जो इनके ऑथर है डी एच लॉरेंस, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनके जीवनी के बाद हम लोग जो है पोएम के एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसकी मिक्स हमने मिक्स इसलिए रखा है कि बहुत सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपके पास इंग्लिश का भी ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम उसको हिंदी में ना करके थोड़ा मिक्स लेके चले ताकि आपको समझ में आ जाए। जो डी एच लॉरेंस हैं, इनका फुल नेम होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ही वाज बोर्न इन 1885 and he died in 1930. So he was not only a poet but also a novelist, short story writer and essayist. He was born in a very complicated family because his mother was educated and but his father a drunken man. So he saw conflict between his mother and his father, and he lived in the mining village of Eastwood. So it was also uh, in England. So he refused or he did not accept his father's rough way, but he adopted his mother's refined way or his mother's
good behaviors, moral values, because of his mother was what educated. Later, when he matured, when जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनका अपनी माँ से मोह भंग होता है और वो अपने पापा को ही मीन्स आदर्श मानने लगते हैं. मीन्स ही थिंक्स दैट हिज फादर इज आइडियल, सो हिज फादर बिकेम हिज आइडियल व्हेन ही बिकेम मैच्योर्ड. तो जब वो मैच्योर होते हैं तो उनको अपने फादर की ही वे अच्छे लगने लगते हैं और माँ से वो थोड़ी दूरी करते हैं. तो उन्होंने हमेशा नेचर को एक्सेप्ट किया एंड थ्रू दिस पोएम स्नेक, जो D.H. लॉरेंस हैं, try to describe the various interaction with the snake which has come to drink water at his water. He wrote many poems. Generally he focused in the what primitive and natural fashion. So we can say that he emerged as a champion of instinct. तो उनका ज़्यादा जो झुकाव रहा, ज़्यादा फोकस रहा, वो नेचुरल थिंग्स के प्रति रहा कि जो नेचर ने क्रिएट किया है, जो इकोलॉजी है जिसमें सबका अपना इम्पोर्टेंस है. तो वी शुड रिस्पेक्ट द अदर क्रिएचर विच हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर. सो ड्यूरिंग हिज लाइफ और in his life he wrote or he has done many works like lots of poem in your textbook, a collection of poems in 1909 and Sons and Loves in 1913 and the White Peacock in 1911 and the Rainbow in 1915. So a lots of poem he wrote, but the Snake was a very beautiful poem which is mainly in which he mainly talks about the nature. So it has been given in your textbook. So through this poem what he has tried, so he has tried to talk about the values of primitive lives and he hates the artificialities education और मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. वो कहते हैं कि आज जो मानव ने ज्ञान लिया है और इतना कुछ जान गया है, लेकिन फिर भी मानव अभी जानवरों के साथ और किस तरीके से व्यवहार करता है. तो मानव शिक्षित तो है लेकिन स्वार्थी भी है. वो अपने जीने के लिए जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, पेड़ पौधों के साथ दुर्व्यवहार करता है. तो वो बोलते हैं कि नेचर में जो चीज़ें हैं उसी तरीके से रहनी चाहिए. आगे हम लोग पोएम में देखते हैं कि पोएम में क्या कहने की कोशिश किए हैं अपने लाइन से, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो पोएम भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. लेट मी स्टार्ट एंड the poem Snake. So as I told that the poem Snake, David Herbert Lawrence has composed this. So I am reading its first line or first stanza. A snake came to my water trough on a hot day and I in pajama for the heat to drink there. तो वो कहते हैं एक स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ. एक सांप है. देखिए हम स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जो वाटर ट्रफ किसको बोलते हैं. तो ये एक मैदान है एक प्रकार का, उनका मतलब है कि जो फार्म हाउस के आसपास का इलाका है और एक गर्मी का दिन है. देख जैसा कि लाइन में जिक्र किया गया कि ऑन अ हॉट डे, मतलब गर्म और काफ़ी गर्म दिन है. एंड ही वॉज इन पैजामा, और पैजामा में है मतलब है कि गर्मी का दिन है तो हल्का फुल्का ड्रेस वो पहने हुए हैं और काफ़ी गर्मी है. तो जैसे ही वो पानी लेने के लिए वो वहाँ गए हैं
जो वाटर ट्रफ है, जहाँ पानी का जलाशय है, जहाँ पानी मिलेगा उन्हें पीने के लिए, तो वहाँ पे उनको क्या मिलता है कि ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। एक सांप है जो मेरे वाटर ट्रफ के पास आया है, टू ड्रिंक देयर। तो वो पीने के लिए, जैसे कि मैं पानी पीने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ लेने के लिए, तो वैसे ही वो भी वहाँ पहुँचा है पानी पीने के लिए या लेने के लिए। तो वाटर ट्रफ का पिक्चर देखेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर ट्रफ क्या होता है। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेंजा पे। सो इन द डीप स्ट्रेंज स्कैंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। वो कहते हैं कि जो ये वाटर उनका ट्रफ है वो आसपास का इलाका है, और हमने जैसा कि बताया कि इन द डीप, इस पोएम में लिखा है इन द डीप मतलब गहरा, स्ट्रेंज स्कैंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। तो कैरोब ट्री का हम पिक्चर दिखा रहे हैं कैसा ट्री होता है। तो एक प्रकार का जैसे हमारे देश में ट्री है पीपल वगैरह है, जो काफ़ी घना होता है, तो जो घना है और स्ट्रेंज स्कैंटेड है और उसका शेड है जो उस छाँव में, यानी जो कैरोब ट्री है उसके छाँव में ये उनका वाटर ट्रफ है, उसी के पास का ये है जहाँ पे वाटर ट्रफ है इनका। और ये पानी लेने के लिए जैसे ही पहुँचे हैं तो वहाँ पे वो देख क्या रहे हैं कि एक सांप पहले से आया हुआ है। सो आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई टीचर। सो मैं जैसे नीचे उतरा सीढ़ियों से पानी लेने के लिए, तो है कि वो वाटर ट्रफ के पास जो है पानी लेने के लिए हल्का नीचे उतरते हैं। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी। तो वो बोलते हैं कि मैं अपना घड़ा लेकर के वहाँ पहुँचा हूँ पानी लेने के लिए वाटर ट्रफ के पास, और एक छायादार जो पेड़ है, कैरोब ट्री है, उसके शेड में छाया बना हुआ है, और वहाँ पे जो सांप आया हुआ है पानी के लिए। तो मस्ट वेट मतलब मुझे वेट करना चाहिए, मस्ट स्टैंड रुका, और वेट मतलब मैं इंतज़ार करता रहा। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी। वो कहते हैं कि जो सांप था वो पहले से था वहाँ पे, तो मैंने इंतज़ार किया, रुका और फिर इंतज़ार किया कि ताकि वो पानी पी ले तो मैं ले लूँ, या फिर मैं तब पानी पी लूँगा